हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है आपके परिवार स्टडी टेक्निक में। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे सेकंड सेमेस्टर का मैथ, और इस वीडियो में हम लोग इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले दोस्तों, आप लोग एक बात और सुन लीजिए कि पिछली बार सेकंड सेमेस्टर के मैथ में 56,000 लोगों का बैक आया था। दोस्तों, 56,000 लोग सिर्फ मैथ के सेकंड सेमेस्टर के मैथ सब्जेक्ट में फेल हुए थे। सोच लीजिए कितना टफ पेपर आया था। तो अगर आप लोग सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर वालों से कह रहे हैं, अगर सेकंड सेमेस्टर में जा रहे हो तो आप इसको पढ़ना शुरू कर दीजिए अभी से। और जिन लोगों की बैक लगी भैया, जो 56,000 लोग हैं, वो लोग शांति से अब से पढ़ना शुरू कर दीजिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा। फिर एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर आप नहीं पढ़ेंगे, फिर अगर दोबारा बैक लग गई फाइनल ईयर वालों, तब समस्या बहुत बड़ी हो जाएगी। तो क्या करना है, पिछली बार आप लोगों ने पेपर देखा था, कितना टफ पेपर आया था सेकंड सेमेस्टर का। तो क्या करिए, आप लोग अभी से धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, हम पूरा एक एक करके आपसे छोटा छोटा वीडियो डिस्कस करेंगे। जो भी हमारा 15 से 20 मिनट का होगा, आप उसको देखिए, बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, बस छोटा छोटा वीडियो हम देंगे आपको, उसको आप पढ़ते रहे। आपका मैथ ऑलरेडी निकल जाएगा। दोस्तों, आप 25 में से 20 प्लस मार्क स्कोर करेंगे, ये मेरा दावा है। दोस्तों, आप 20 प्लस मार्क स्कोर कर ले जाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, ये जो सिलेबस है उसका आप फ्री पीडीएफ देखिए, यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगता, सब कुछ वीडियो फ्री में, पीडीएफ फ्री में, सब कुछ फ्री में दिया जाता है। क्योंकि ये एक हमारा यूट्यूब चैनल नहीं, बल्कि एक हमारा फैमिली है, स्टडी टेक्निक एक फैमिली है। तो दोस्तों, आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं हमारे स्टडी टेक्निक के टेलीग्राम चैनल पर जाकर। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाइएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए आगे देख लीजिए। अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत हो, कोई सहायता, कोई मदद के लिए चाहते हो, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप और इस पर आप ईमेल कर सकते हैं। देखिए, मैं आपका, चाहे आप मुझे भाई समझिए, दोस्त समझिए या गुरु समझिए, आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प चाहिए, मान लीजिए आप बहुत तैयारी कर रहे हैं, आपका मैथ में बैक आ गई सेमेस्टर में, मान लीजिए फर्स्ट सेमेस्टर में बैक आ गई और आपकी नहीं क्वालिफाई हो रहा, नहीं निकल रहा, आपको लग रहा है हमारा मैथ नहीं निकलेगा, तो आप मुझे बताइए, मैं आपको सही गाइडेंस दूंगा, बताऊंगा कि कैसे आप पढ़ाई करें, कैसे आपका मैथ निकलेगा। मैं आपका एज ए भाई होकर के, समझ लीजिए, एज ए भाई, एज ए दोस्त, जो भी मानिए, मैं आपको एडवाइस दूंगा आप कैसे तैयारी करेंगे, आपका निकल जाए। क्योंकि दोस्तों, मेरे पास थोड़ा आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको सही गाइडेंस दे सकता हूं कि कैसे आपको पढ़ेंगे, कैसे आपका कोई चीज़ निकल रहा है। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो जाएगी, आप मुझे तुरंत मैसेज करिए, सर ये प्रॉब्लम है, ये हमको ऐसा हो गया, हमारा एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है, या हमारा सेमेस्टर लग रहा है, सेमेस्टर बैक आ जाएगी, तो हम कैसे पढ़ाई करें। तो दोस्तों, आप इस पर मैसेज कर सकते हैं। और आपने चैनल को तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, फैमिली बन गए, हमारे फैमिली का हिस्सा तो बन ही गए होंगे। अगर दोस्तों नहीं किया हो तो कर लीजिए, और बेल आइकन बटन को भी साथ में प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा और तुरंत आप वीडियो देख पाएंगे। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। अब क्या, सेकेंड सेमेस्टर के मैथ का सिलेबस। अब देखो, बहुत आसान है दोस्तों, बहुत कठिन नहीं है मैथ। पिछली बार बैक क्यों आ गई थी, कैसे आ गई थी, लोग कैसे बैक लगवा लेते हैं, उनकी गलती ये रहती, कुछ लोग तो देखते ही नहीं है मैथ को, उनको आती नहीं है, ऊपर से पढ़ते नहीं है। अच्छा ये बताइए, आपने मैथ मान लीजिए कक्षा 8 तक पढ़ा है, आपने उसके बाद मैथ नहीं पढ़ा है, आपको मैथ नहीं आती है, तो पहले आप तो मैथ तो पढ़ना पड़ेगा ना आपको। अब कुछ लोग सोचते हैं कि बस हम 1 महीने जब पेपर रहेगा, 10 दिन पेपर रहेगा तो मैथ पढ़ लेंगे। भैया, आपने मैथ नहीं पढ़ा है, तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे तैयारी करते रहिए, धीरे धीरे कंटिन्यूटी बनाए रखेंगे। आप मैथ नहीं पढ़े, आप मैथ नहीं पढ़ी, भाई बहन जो हमारे भाई हैं 8 तक मैथ पढ़े या 10 तक पढ़े हैं, छोड़ दिए, जो हमारी बहनें हैं छोड़ दी हैं, उनके लिए खास कर ये बात है कि आपको क्या करना है, कंटिन्यूटी बनाना है। ये नहीं कि 1 महीने में से सब सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पढ़ के पास हो जाएंगे। आपको मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, भूलता बहुत ज़्यादा भूलता है, और अगर एक बार आपको समझ में आ गया दोस्तों, तो आप इसमें नंबर भी 25 में से 25 नंबर आप स्कोर कर ले जाएंगे, ऐसे कोई बात नहीं है, ठीक। और किसी सब्जेक्ट में नहीं पाएंगे, लेकिन मैथ में और 25 में से आप 0 नंबर भी पा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप इसको समझना चाहिए। अब देखिए, पहले हम समझ लेते हैं कैसे।
अब देखिए पहले वाली इकाई में या पहले वाले चैप्टर में क्या है, हमारा 3 अंकों तक की संख्याओं का लासा एवं मासा। 3 अंक की संख्या रहेगी, मान लीजिए 9, 4, 8, इसका लासा या 4, 4, 8, ये 3 अंक की संख्या हो गई। इसका लासा और मासा कैसे निकालेंगे, ये आपको निकालना है। ठीक, अब देखिए इसमें दिया है, नीचे दिया है अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि से। तो गुणनखंड विधि किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए 12 है तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अगर सही देखेंगे तो ये हमारा गुणनखंड हो जाएगा। इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। कहीं कहीं दोस्तों एक आपको नहीं मिले किसी किसी किताब में, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक आप लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं ये आपको मिल जाएगा। देखिए ये मिल जाएगा आपको 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3, ये इसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। समझ में आया इतना। और भाग विधि किसे कहते हैं, जैसे भाग विधि आप लोग करे होंगे, ये भाग विधि पता होना चाहिए। 2 से काटेंगे 2 6 के 12, 2 से काटेंगे 2 3 6, फिर 3 से काट देंगे 3 का 3, ये हमारा होता है भाग विधि। तो आप गुणनखंड विधि समझ के, भाग विधि समझ के क्या होता है। चलो आगे देखते हैं, बहुत आसान है, आप इसको आराम से कर लेंगे, बस आप देखते रहिए सिलेबस। आप आज समझ लीजिए कैसे पढ़ना है, कैसे हमको समझना। आगे देखिए, व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। अब बताइए, आपने पढ़ा होगा, नहीं समझ में आया ना, आप पढ़े होंगे BODMAS बोर्ड मास। ठीक, क्या होता है ब्रैकेट, बी से होता है ब्रैकेट जिसको कहते हैं कोष्टक, ओ से होता है ऑफ जिसको कहते हैं का कहते हैं, और डी से होता है डिवाइड जिसको कहते हैं भाग, एम से होता है मल्टीपल जिसको कहते हैं गुणा, ए से होता है एडिशन जिसको कहते हैं जोड़, एस से होता है सब्सट्रैक्शन जिसको कहते हैं घटाव। तो ये हमारा बोर्ड मास आप लोग पढ़ेंगे। इसका सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर ऑफ को हल करते हैं, फिर डिवाइड को हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर एडिशन करते हैं, फिर सब्सट्रैक्शन करते हैं। यही आपको सेकंड वाले चैप्टर में पढ़ना है। और अगर आप सही से पढ़े होंगे ना भाई, तो आप लोग कक्षा 5 से 8 के बीच में ये सब्जेक्ट इसको 2-3 बार तो पढ़ ही लिए होंगे। कक्षा क्लास 5 से शुरू हो जाता है और 8 तक चलता है, तो कक्षा 5, 6, 7, 8 में जरूर आप पढ़े होंगे इस प्रकार का। 5 में भी है और 8 तक आपको मिल जाए कहीं ना कहीं। ठीक है, ये आपका पुराना है, आसान होता है, कर लेंगे। देखिए तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे देखिए हमारा है इकाई 3। इकाई 3 में हमारा क्या है, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं की अवधारणा। तो अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, परमेय संख्याएं क्या होती, इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से शुरू होती हैं, और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 0 से शुरू होती हैं। पूर्णांक क्या होते हैं, धन पूर्णांक होते हैं, ऋण पूर्णांक होते हैं, और हमारे शून्य पूर्णांक होते हैं। 3 प्रकार के पूर्णांक होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य पूर्णांक होते हैं। परमेय संख्या क्या होती है, जिसको P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो ये सभी के बारे में हम पढ़ेंगे किसमें, इस इकाई नंबर 3 में, मतलब तीसरे वाले चैप्टर में। अब देखिए इकाई 4 में क्या पढ़ेंगे, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाओं, जोड़ घटाना गुणा और भाग के प्रगुण। मतलब पूर्ण संख्याएं जो रहेंगी उनको जोड़ना घटाना गुणा भाग करना, उसका हम एक प्रगुण पढ़ेंगे। जैसे उसमें क्या रहेगा, बहुत बड़ी से वैल्यू, जैसे मान लीजिए आपको दिया रहेगा 9 9 9 9 गुणे, मान लो दिया रहेगा 9 9 8, इन सब का गुणा करना कैसे गुणा करेंगे, बहुत बड़ी संख्या है, अगर आप गुणा करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। लेकिन इसको हम एक ट्रिक से करेंगे। ट्रिक से करने पर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन जो नहीं दिया इतना बड़ा, वो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा, कठिन नहीं क्वेश्चन लगेगा आपको। बस आप देखिएगा चैप्टर में, कितना मजा आएगा पढ़ने, बहुत मजा आ जाएगा पढ़ने में। आगे देखो सब, अरे यार बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पता नहीं कैसे लोग पढ़ाते हैं लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आता। आगे देखिए क्या हमारा 5वां चैप्टर, पूर्णांक तथा परमेय संख्याओं पर आधारित गणितीय संक्रियाएं तथा इनके प्रतिलोम तथा तत्समक योगात्मक गुणात्मक। अब देखो प्रतिलोम मीन्स होता हमारा उल्टा, थोड़ा समझ लीजिए। प्रतिलोम मीन्स क्या होता है, उल्टा, ठीक है। और प्रतिलोम में आपसे 2 प्रतिलोम आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से, एक योगात्मक प्रतिलोम, एक गुणात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम जैसे मान लीजिए +5, 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 5 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए कि उसका मान 0 हो जाए, तो वही हमारा इसका योगात्मक प्रतिलोम हो जाएगा। अगर 5 का योगात्मक प्रतिलोम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा -5, ठीक। ये आता है योगात्मक प्रतिलोम होता है। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या है कि 5 में कितने से गुणा कर दिया जाए कि हमारा ये हो जाए 1, बताइए 5 में कितने से गुणा कर दिया जाए, 1 हो जाएगा। अगर 5 में 1/5 से गुणा कर दिया जाएगा तो हमारा हो जाएगा 1। यही हमारा 5 का गुणात्मक प्रतिलोम दोस्तों क्या हो जाएगा, 1/5
5 ये हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। ये इन्हीं सब के बारे में पढ़ना है। बड़ी बड़ी संख्याएं दिया रहेगा, उसका योगात्मक प्रतिलोम कैसे निकालते हैं, गुणात्मक कैसे निकालते हैं, ये सब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलो आगे देखते हैं। आगे इकाई नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे, समीकरण तथा सर्वसमीका। समीकरण क्या होता है, 3x धन 2y बराबर 8। यहाँ पर x और y का मान कोई क्लियर नहीं, कौन सा x और y का मान, मतलब दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं है। लेकिन जहाँ पर इसको समीकरण कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 4x प्लस 5y बराबर 20 दिया है, तो ये हमारा क्या होगा, एक समीकरण हो गया। लेकिन जहाँ पर जैसे देखिए दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाए, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, जहाँ पर इस टाइप का रहेगा a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a और b का मान कुछ भी रखेंगे ना तो दायां पक्ष और बायां पक्ष दोनों बराबर आएगा, तो इसी को हम कहते हैं सर्वसमीका। सर्वसमीका में क्या होता है, दायां और बायां पक्ष बराबर होता है, समीकरण में दायां और बायां पक्ष बराबर नहीं होता है, ये आप लोग समझिएगा बस। तो यहाँ पर हम सर्वसमीका और समीकरण के बारे में पढ़ेंगे, बहुत ढेर सारी हमारी सर्वसमीका होती है, समीकरण होते हैं, उसको हम पढ़ेंगे और याद करेंगे। आगे देखिए 7वां चैप्टर हमारा क्या है, रेखीय समीकरण एक चर में का हल एवं इस पर आधारित प्रश्न। तो हम लोग एक रेखीय समीकरण ऐसे होता है, जैसे x प्लस 49 इक्वल टू 40, इसको कहते हैं रेखीय समीकरण। एक चर, यहाँ पर एक चर मतलब ये एक वेरिएबल, चर जानते हैं कैसे कहते हैं, चर और अचर जितने भी हमारे एक्स वाई जेड होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर के होते हैं, हमारे चर होते हैं। चर में जो जिसका मान बदलता है, अचर मतलब जितनी गिनतियाँ होती हैं हमारी क्या होती हैं, अचर होती हैं। तो ये आप लोग समझ गए, समझ में आया। चलो इस पर यहाँ पर क्वेश्चन करेंगे। इसके बाद देखिए आगे हमारा इकाई 8 है, तो व्यंजकों का गुणनफल तथा सर्वसमीकाएं। सर्वसमीका आपको बता चुके हैं, अब सर्वसमीकाएं रहेगा, लेकिन वहाँ पर व्यंजकों का गुणनफल, व्यंजक किसे कहते हैं, देखिए व्यंजक होता है एक पदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक। जैसे मान लीजिए 2x प्लस y का गुणा करना है आपको x प्लस 3y में, तो हम यहाँ पर क्या सीखेंगे, हम गुणा करना सीखेंगे, कैसे किसी चीज़ का गुणा करते हैं किसी में, ठीक है, यहाँ पर गुणा करना सीख जाएंगे। इसके बाद 9th वाले चैप्टर में क्या देखिए, क्षेत्रफल, आयतन और धारिता की संकल्पना, मतलब क्षेत्रफल किसे कहते हैं, आयतन किसे कहते हैं, धारिता किसे कहते हैं, ये हम सीखेंगे। आयतन कैसे निकालते हैं, कुछ चीज़ों का आयतन सीख लेंगे। देखिए 9 और 10 एक दूसरे से रिलेट करते हैं। देखिए 9 10 में क्या है, त्रिभुज आयत का वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, ठीक है, आयत क्या होता है, जिसको अभी तक नहीं पता है, त्रिभुज आयत वर्ग क्या होता है, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज क्या होता है, ये सभी क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके बाद ये हमारा जानेंगे उसका क्षेत्रफल क्या होता है। जैसे एक त्रिभुज हो गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इसका परिमाप कैसे निकालेंगे, ये हम जान लेंगे। आयत हो गया तो आयत का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, आयत का परिमाप, आयत का विकर्ण कैसे निकालते, ये सब सीखेंगे यहाँ पर क्षेत्रफल वाले में। इसके बाद आयतन में क्या सीखेंगे, आयतन किसका निकालते हैं, जो वस्तुएं त्रिविमीय होती है, जैसे जो वस्तुओं को हम उठा सकते हैं वो त्रिविमीय होती हैं, उन्हीं का हम निकालते हैं क्या, आयतन। ये जैसे हमारा क्या है, घनाभ, तो घनाभ का क्या निकलेगा, आयतन। तो घनाभ का जैसे लंबाई l हो गया, चौड़ाई b हो गया और ऊंचाई h हो गया, तो घनाभ का आयतन होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का वक्र पृष्ठ होता है, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है, और घनाभ का हमारा विकर्ण भी होता है। तो ये हम घन और घनाभ जो हमारा होता है 3D होता है। और यहाँ पर जो आयतन दिया है, आयतन में हम क्या पढ़ेंगे, 3D पढ़ेंगे। 3D में क्या पढ़ेंगे, दो ही चीज़, घन और घनाभ पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो ये आप तो समझ गए ना, आयत वर्ग और क्षेत्रफल त्रिभुज। अब देखिए इसके आगे क्या पढ़ेंगे, आगे 11वां वाले चैप्टर में देखिए, अवर्गीकृत आंकड़ों की बारंबारता बंटन, आंकड़ों का आयत चित्र द्वारा प्रदर्शन एवं निष्कर्ष निकालना। मतलब क्या रहेगा, हम बारंबारता बंटन पढ़ेंगे। यहाँ से देखिए 2 नंबर का सवाल पक्का हर बार पूछा गया है, और सवाल में कोई चेंज नहीं आता, एक ही टाइप का सवाल बनता है। एक आपको टेबल बना के बारंबारता बंटन निकालने के लिए आएगा, बस उसी को आपको पढ़ना है, बस बहुत आसान होता है। 2 नंबर का सवाल हर बार बनता है और एक ही टाइप का सवाल बनता है, आप इसको निकाल ले जाएंगे आसानी से। यहाँ पर ये पढ़ेंगे। आगे देखिए 12 वाले हमारे काम क्या पढ़ेंगे, सर्वांग समता एवं समरूपता क्या होता है, थोड़ा समझ लेते हैं। अगर कोई हमारा इस प्रकार का एक चित्र दिया है और यहाँ पर देखिए इस प्रकार का एक चित्र बना है, अब देखिए इस चित्र को अगर इस पर रख दिया जाए, ये चित्र पूरा पूरा ढक जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक दूसरे को कोई चीज़ ढक ले, पूरा पूरा कोई चीज़ दिखाई ना पड़े, उसको कहते हैं सर्वांगसम। और समरूप किसे कहते हैं, ये हमारा एक बड़ा सा चित्र है, एक सा छोटा सा इसका बच्चा है। जैसे एक हाथी हो गया और हाथी का छोटा बच्चा हो गया, तो हमारा क्या होता है, समरूप, क्योंकि हाथी का बच्चा हाथी के समरूप दिखता है। जैसे एक बड़ा हमारा ये हमारा बड़ा हो गया
बड़ा हमारा वर्ग हो गया, छोटा वर्ग हो गया, तो ये हमारा ये दोनों एक दूसरे के समरूप दिख रहे हैं, तो ये हम समझेंगे। आगे देखिए त्रिभुज के संदर्भ में भाई त्रिभुज में भाई सर्वांग समता क्या होगी, ये त्रिभुज इतना बड़ा हो गया, ये भी त्रिभुज इतना बड़ा हो गया, दोनों त्रिभुज अगर बराबर दिख रहे हैं तो हमारा सर्वांग सम हो जाए, नहीं दिखेंगे समरूप हो जाएंगे। तो इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब देखिए ये हमारा पूरा हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो देखिए पहले हमारा ये पूरा चैप्टर तो आप लोग समझ लीजिए कौन सा चैप्टर है, इसका एक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसका पहले आपको सिलेबस तो पता होना जरूरी है, ठीक है। सिलेबस तो पता होना चाहिए। अब सिलेबस के बाद हम लोग अभी क्या करेंगे, एक प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ ले आएंगे जिसमें जो आप लोग का पिछली बार हुआ था, आप लोग उससे देखेंगे किस टाइप का पेपर, किस टाइप का क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। प्रीवियस ईयर पेपर थोड़ा सा हम आपको दिखाना चाहेंगे, उसका हल बताएंगे कैसे पेपर हल करते हैं, बस वो थोड़ा समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो टेंशन मत लीजिएगा, बस इतना देखना, आपको यही बताना समझाना है कि पिछली बार का पेपर कितना टफ आया था, कि आप उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन पेपर आपको दिखाने का देख लेंगे, पिछली बार कल या परसों तक आ जाएगा, उसको हम आपके साथ जब डिस्कशन कर देंगे ना, तो वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा था हमको किस लेवल में अपनी पढ़ाई करनी है। सबका नहीं देखना है, बस अपना देख के चलना है। आपका बैक नहीं लगना चाहिए, मेरा ये मकसद है, बैक नहीं लगना चाहिए भैया, चाहे जो भी हो, मेरा आपका यही मकसद है, बैक नहीं लगना चाहिए। अब देखिए इसके बाद क्या आएगा, हमारा आ जाएगा पेपर, पिछले साल का पेपर जिसमें 56,000 लोगों को बैक आई थी। भैया देखो 56,000 यार, आम बात थोड़ी नहीं लगता, 56,000 लोगों को बैक आई थी एक पेपर मैथ वाले में, कितना कठिन पेपर हुआ रहा होगा। तो इतने लोगों की बैक आई थी, इस पेपर को हम डिस्कशन करेंगे आपके साथ। इसके बाद जो दोस्तों हम अपना जो है एक एक चैप्टर शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अपना आगे बढ़ते बढ़ते अपना कंप्लीट कर लेंगे। ये पूरे लॉकडाउन खत्म होते होते आपका लगभग पूरा आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। और समझ लीजिए अगर पूरा आप देख लेंगे 25 में से 20 से कम नहीं पाएंगे, लेकिन जितना आपको हम समझाएंगे, जितना होमवर्क देंगे उतना होमवर्क करके लाना है। अगर नहीं करेंगे तो भाई नहीं निकलेगा, तो वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम है कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सब कुछ कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ। अगर आपका बैक लगा नहीं निकला हो तो आपको एक नंबर दिए थे अभी शुरू में, उसमें बोले थे कि आप इस पर बताइए क्यों नहीं हो रहा, आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा, हमारे पास मैसेज करिए, हम समझाएंगे क्यों नहीं आ रहा समझ में, क्यों आपको मैथ, अगर मैथ नहीं समझ में आ रहा हो ना तो भी आप मैसेज करिएगा, सर हमको मैथ नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको समझाएंगे। मैथ निकालने की जिम्मेदारी मेरी है दोस्तों, मेरी गारंटी है मैथ आपका निकलेगा। और दोस्तों अभी एक दूसरा वीडियो आएगा कल या आज ही शाम को, तो उसमें क्या रहेगा, वो हमारा 4th सेमेस्टर वालों का है। भैया 4th सेमेस्टर वाले इस वीडियो को भी देखेंगे, जो 2nd सेमेस्टर में 56,000 50,000 लोग हैं ना अभी, तो इस वीडियो को भी देखेंगे। और 4th सेमेस्टर वाले अगर तुम बैक लगा भैया आपका मैथ कमजोर है ना, तो अभी से पढ़ना शुरू कर दो। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में अगर सेमेस्टर नहीं पढ़ रहे हो तो ये मैथ तो पढ़ना शुरू कर दो। आप 3rd सेमेस्टर का मैथ पढ़ो, 2nd सेमेस्टर अगर बैक लगवाए तो उसका मैथ पढ़ लो, 4th सेमेस्टर का भी मैथ पढ़ो। 3rd सेमेस्टर का वैसे आप लोगों ने पढ़ लिया होगा मैथ, तो 4th सेमेस्टर का मैथ पढ़ लो, क्योंकि 4th सेमेस्टर आसान मैथ नहीं है, थोड़ा वो भी टफ है। तो चलो दोस्तों अब हम लोग मिलते हैं 4th सेमेस्टर वाले वीडियो में, तो हमारा आपका इंतजार रहेगा, आप लोग आइएगा। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहे जैसे पढ़े, बहुत अच्छा दोस्तों, आप लोग पढ़ना एकदम शानदार, ऐसे पढ़ते रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।